आप सबका खैर मकदम। फिराक साहब का बड़ा मशहूर शेर है ये, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। और तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। देखिए, आज हम लोग एक ऐसे उर्दू के शायर को याद कर रहे हैं जिसको खुद अपनी अजमत का अंदाजा हो गया था, और तभी उसने ये कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी हम असरों, जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था। या उसी शायर ने ये कहा था कि गालिबो मीरो मुसहफी हम भी फिराक कम नहीं। तो ये देख लीजिए, दो शेर मैंने इसे सुनाए। और फिराक गोरखपुरी जाहिर है एक पूरी 20वीं सदी के हम लोग ये कह सकते हैं कि उर्दू के अगर बड़े शोरा की कोई फहरिस्त बनाई जाएगी तो उसमें फिराक गोरखपुरी का नाम बहुत ही नुमाया रहेगा। फिराक गोरखपुरी पे आज हम लोग सब गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे वालिद का, प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद का, उनका बहुत साथ रहा और मुशायरों की ख़ास तौर पे निज़ामत में। और फिराक साहब के शागिर्द रमेश श्रीवास्तव, जो शौक मिर्ज़ापुरी के नाम से गज़लें कहते थे, उन्होंने अभी एक मजमून फिराक साहब पे किताब अजीज़ रबील की आई है, उसमें शौक मिर्ज़ापुरी का मजमून है। और उन्होंने ये लिखा है कि अक्सर मुशायरों में फिराक साहब जब थोड़ा हंगामा करते थे तो मलिकज़ादा साहब संभाल लेते थे। और फिराक साहब के हंगामे, उसका मैं जिक्र अभी करूँगा अपनी गुफ्तगू में। एक वाक़या सिर्फ अभी सुना रहा हूँ, उसके बाद इस तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 1965 का वाक़या है, बॉम्बे में मुशायरा हो रहा है और मेरे वालिद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी में ये सब वाक़यात लिखे हैं। रक्स शरर में सदारत फिराक गोरखपुरी साहब की है और चीफ गेस्ट जो हैं वो दिलीप कुमार साहब हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि आज से 55 साल पहले दिलीप कुमार का क्या क्रेज रहा होगा। तो दिलीप कुमार से मुशायरा शुरू हो गया था, सदारत फिराक साहब की थी और बिल्कुल सेंटर में बैठते थे और बहुत नुमाया हो गए, मतलब वो आम सदर की तरह नहीं। तो दिलीप साहब थोड़ा सा लेट हो गए, मुशायरा शुरू हो गया था। तो ये बात यकीनन फिराक साहब को बुरी लगी होगी। अब दिलीप कुमार जब स्टेज पर तशरीफ लाए तो जितने लोग किनारे से थे सबसे वो हाथ मिलाते हुए जब बीच में पहुंचे, उन्होंने फिराक साहब से हाथ मिलाया तो फिराक साहब ने हाथ तो अपना बढ़ा दिया लेकिन उनका हाथ छोड़ा नहीं और फिर मेरे वालिद की तरफ घूम के पूछ रहे हैं कि ये कौन साहब है, ये कौन साहब है। तो मेरे वालिद ने कहा, अरे फिराक साहब, ये आज के दौर के सबसे मशहूर और सबसे बड़े अदाकार हैं दिलीप कुमार साहब, अब जवाब देखिए। फिराक साहब ने कहा कि भाई मैं बाइस्कोप नहीं देखता हूँ। बाइस्कोप, अब सोचिए कि दिलीप कुमार, लेकिन दिलीप कुमार की भी अजमत थी कि वो मुस्कुरा के कहने लगे, फिराक साहब मैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ से आपकी गज़लें पढ़ रहा हूँ और आपकी मैं मतलब सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ। तब उन्होंने हाथ छोड़ा। तो ये शख्सियत थी फिराक गोरखपुरी की। हाँ, बाइस्कोप। अब ये एक जुमले से, हालांकि ऐसा नहीं रहा होगा कि दिलीप कुमार का नाम उन्होंने ना सुना होगा, फिल्म भी नहीं देखते होंगे तो नाम तो सुना ही होगा, लेकिन वो बात जो उनको बुरी लगी थी। आसान जबान में बड़ी शायरी करना मुश्किल काम होता है, ये लोग क्रिटिक्स लोग ने बताया है और अपनी किताबों में लिखा है। लेकिन फिराक गोरखपुरी ने आसान जबान में इतने, उनके अशार कितने मशहूर हुए, उनकी गज़लें कितनी मशहूर हुई हैं कि शामे गम फिर उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, निखते जुल्फे परेशान दास्ताने शामे गम सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो, देख रफ्तारे इनकलाब फिराक कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। इस तरह के बहुत सारे शेर फिराक गोरखपुरी के हैं जो आज तक कोट किए जा रहे हैं। नगमा नुमा के दिबाचा में लिखा है फिराक ने कि मैंने नौजवानी की पहली मंजिल में कदम रखा, उन्हीं दिनों मेरी शादी मुझे और मेरे घर वालों को धोखा देकर एक ऐसे औरत से जिसके तस्वुर से ही मैं आपे से बाहर हो गया, उजड़ गया, मिट गया और अब तक मिटा हुआ हूँ। ऐसा मालूम होता है कि मैंने नागफनी का गुच्छा निगल लिया है। इसके आगे ये लिख रहे हैं, फिर थोड़े आगे इस पर गौर करिएगा कि सच्चाई या हकीकत ईमान लाने या मान लेने की चीज़ नहीं, बल्कि हर शख्स के लिए और हर तहजीब के लिए निजी तौर पर तलाश करके हासिल करने की चीज़ है। ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि फिराक क्या थे।
फिराक वाज ए रिबेल। अगर आपने एक लाठी पकड़ा दी तो ऐसे लाठी नहीं पकड़ के आपके साथ ऐसे ऐसे चलना शुरू कर देंगे। फिराक उसको जांचेंगे, परखेंगे, अपने रैशनल अकल लगाएंगे, इसके बाद वो तहैया करेंगे, ये फैसला करेंगे कि उन्हें इस लाठी को पकड़ के चलना है या नहीं। तो ही वॉज ए नॉन कन्फर्मिस्ट, ही वॉज ए रिबेल, और वो लीक पे चलने वाले इंसानों में नहीं थे। ये चीज़ उनकी पूरी शायरी में आगे झलकेगी और मैं अलग से भी इस पर बात करूँगा। आगे एक जगह फिर वो लिखते, सच्चा कल्चर वही जो पूरी इंसानियत के तमाम आदर्शों का हामिल हो, वगैरह वगैरह। हाँ, उर्दू ज़बान के बारे में उन्होंने खुद लिखा, वो महसूस कर रहे थे कि हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। पहले पर्शियन कोड लैंग्वेज होती थी, फिर उर्दू हो गई, बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान बदल रहा है और इस बदलने में ही सबकी फ़ायदेमंदी है। तो वो लिख रहे हैं, मेरे लिए उर्दू ज़बान को अपनाना नए हिंदुस्तान को अपनाना था। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। फिर से उलूम को अपनाना था और साइंस की ईजादों को अपनाना था। उनका अपना सोचना ये था कि उर्दू ज़बान जो है वो कहीं ज़्यादा मॉडर्न ज़बान है। शायर जो होता है उसके अंदर एक आर्टिस्ट भी होता है और एक क्राफ्टमैन भी होता है। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। चंद दिन पहले मैं गूगल कर रहा था, फिराक को गूगल कर, हालांकि बहुत कुछ मैं जानता हूँ लेकिन गूगल मैंने किया और मुझे जो पढ़ने को मिला, उसका जिस्ट है वो ये है कि फिराक गोरखपुरी वाज वेल वर्स्ड इन ऑल ट्रेडिशनल मेट्रिकल फॉर्म सच एज गज़ल, नज़्म, रुबाई एंड कता। ये सही बिल्कुल है। हालांकि वो अपनी गज़लों के लिए ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये रूप आपके सामने है। आपने क्या कहा, पहली श्रृंगार रस की उर्दू में है। तो उन्होंने रुबाइयाँ, इसके अलावा गज़लें तो जाने जाते हैं, लंबी लंबी नज़में उन्होंने कही हैं, जिसमें से ये परवेज़ जानते होंगे एक नज़्म जो है हिंडोला, वो बहुत मशहूर है, बहुत लंबी है, बहुत तवील नज़्म है। और उन्होंने अपना जो कदीम हिंदुस्तान है उसकी जो विभूतियाँ हैं, वो चाहे वो कालिदास हों, चाहे भभूति हों, चाहे भर्तृहरि हों, चाहे जो वहाँ से लेके और उन्होंने गालिब और इकबाल तक का सबका तस्करा किया है और उस पर फ़ख्र किया है। तो इन्हें अपना जो कदीम कल्चर था, हिंदुस्तान का जो कल्चर था, उससे बेइंतहा, और उसके जो संस्कार थे उससे बेइंतहा लगाव थे। हम अक्सर फिराक की बात करते हैं तो इन पहलुओं की बात नहीं करते हैं। तो आगे पढ़ा तो नज़्म, गज़ल एंड कता। ही रोट मोर देन a dozen वॉल्यूम्स ऑफ उर्दू पोएट्री, a half dozen ऑफ उर्दू प्रोज। मैंने खुद उनके आर्टिकल पढ़े हैं, अदबियात के उनके आर्टिकल मैंने अंग्रेज़ी में भी पढ़े हैं और उर्दू में भी मैंने खुद पढ़े हुए हैं। एंड इट्स सेवरल वॉल्यूम्स आर लिटरेरी थीम्स इन हिंदी एज वेल एज 4 वॉल्यूम्स ऑफ इंग्लिश प्रोज आर लिटरेरी एंड कल्चरल सब्जेक्ट्स। मैं अक्सर इनफॉर्मल बैठकों में अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि हिंदुस्तान में जो सबसे पढ़ा लिखा शायर अगर कोई हुआ, जो सबसे इनलाइटेंड शायर हुआ है, वो और कोई नहीं, वो फिराक गोरखपुरी, और फिराक के अलावा और कोई दूसरा इंसान नहीं। मैं कहता रहता हूँ, मेरे अपने पर्सनल तासुरात हैं, मेरे अपना निजी नज़रिया है, कोई इससे ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात को माने। जिसकी ज़बान में, जिसकी पोइट्री में सब कुछ था, उसमें अगर गज़ल भी थी तो उसमें साइंस भी थी, उसमें इवोल्यूशन भी था, उसमें डार्विन भी था, उसमें सब कुछ था। तो उन्होंने गुले नगमा तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने रूह कायनात और आपका शबनिफ्सान, सरगम, बज़्म ज़िंदगी, रंग शायरी, ये भी उनके तसनीफ़ात हैं जिन पे कभी बात नहीं, जनरली बात नहीं होती। इससे सिर्फ ये मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉट ओनली ही वॉज प्रोलिफिक, ही वॉज वेरी प्रोलिफिक, बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी वर्सेटाइल, वेरी वेरी वर्सेटाइल। और ऐसे लोग बहुत, और अभी मैं फिर आगे बात करूंगा कि कैसे मैं क्यों इतना ज़्यादा मुतासिर हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने उनकी शायरी में साइंस देखी है, मैंने उनकी शायरी में बायोलॉजी देखी है, मैंने उनकी शायरी में डार्विन देखा है, मैंने उनकी शायरी में इवोल्यूशन देखा है, वो सब मैंने देखा भी, उस पर भी बात करूँगा। उनकी शायरी में मैंने हिस्ट्री देखी है कि कैसे तहजीबें जो हैं पलती बढ़ती हैं, कैसे फना हो जाती हैं, कैसे फिर नई तहजीब आती, कल्चर कैसे पैदा होते हैं। हम सब सोचते हैं ना ये कल्चर वो कल्चर, जैसे कि कोई स्टैटिक चीज़ है। कल्चर इज़ नॉट ए स्टैटिक थिंग, इट इज़ अ डायनेमिक एंटिटी। तो उसको फिराक ने जो है इस पर रोशनी डाली है कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो उर्दू पोइट्री कहाँ से आई है। ये पर्शियन पोइट्री से है, पूरा का पूरा हमने इसको पर्शियन पोइट्री से बारो किया है। यानी गज़ल खुद अपने आप में जो विधा है ये पर्शियन पोइट्री के, जो रुबाई है ये पर्शियन है, जो क़िता है ये पर्शियन है, ये सब कुछ। लेकिन हमने इसको बारो किया, सिर्फ बारो ही नहीं किया, और इस हद तक बारो किया, माफ़ करिएगा अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे, इस हद तक इसको हमने बारो किया कि उनकी जो तशबीहात थी, जो उनके इस्लाहात थे, जो उनके इस्तारे थे, जो उनकी सिमिलीज थी, जो मेटाफर्स थे, जो पर्शियन लैंग्वेज में जो कुछ था, हमने भी उसको एज इट इज़ जो है उतार लिया उर्दू पोइट्री में। फिराक
ने, बस फिराक ने यहीं पे सारा जो है सारा डिफरेंस पैदा किया है। फिराक को मैंने जैसे कहा कि फिराक उर्दू के शायर थे जिनकी ज़बान मोर देन हाफ पर्शियनाइज थी, लेकिन उन्हें अपना जो इंडियन कल्चर है, जो अपनी जो कदीम तहजीब है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो अनासिर है, उनसे इस कदर उन्हें मोहब्बत थी कि उन्होंने उस सब को जो पर्शियन में था उसको तो उन्होंने संभाला ही संभाला, उसको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उसको उन्होंने लात नहीं मारी, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे अपने जो कल्चर के जो तशबीहात हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, आप कह लीजिए मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनको इसमें शामिल किया और उसमें संस्कृत के अल्फाज, हिंदी के अल्फाज, देसी अल्फाज को इस तरह से समोया है कि लगता नहीं कि उनको आपके ऊपर इम्पोज किया गया, तसल्लुत किया गया, बल्कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी शायरी में, जो कि हाईली पर्सनाइज्ड है, आम फहम नहीं है, उसमें किस तरह से उन्होंने उन संस्कृत के शब्दों का समावेश किया है कि वो अपने आप में एक बड़ी जादूगरी का कमाल है। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, करेक्टरिस्टिक की बात करूँ, शायद फिराक की शायरी की जो नगमगी जो है, जो रवानगी जो है, जो उसकी फोनेटिक्स है, जिसको उर्दू वाले सौतियात कहते हैं, शायद ये जो है एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है। उसमें एस्थेटिक्स तो है ही, उसमें भी आगे बात कर रहेंगे, लेकिन ये जो है एक एस्थेटिक्स के साथ साथ ये जो नगमगी है, जिसको हम हिंदी में कवित्व भी कहते हैं, लिरिसिज्म कहते हैं ना भाई, ये गज़ल तो ठीक है लेकिन इसमें पोइट्री कहाँ है, ये पोइट्री तो है लेकिन इसमें पोइट्री कहाँ है, वो सुनने, देखने और पढ़ने की चीज़ है। जैसे मैं चंद ये शेर पढ़ रहा हूँ, अब देखिए इसमें किस कदर नगमगी है, किस कदर बर्जिस्तगी है, किस कदर स्पॉन्टेनिटी है कि इसीलिए शायद यही वजह है कि फिराक न खुद कभी तरन्नुम में पढ़ते, बल्कि तरन्नुम में पढ़ने वालों से बड़ी नफरत भी करते थे, और न ही उनके गज़लों को गाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप उनको पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे बल्कि उनको गा रहे हैं। जैसे एक छोटी बहर की गज़ल है, उसमें एक शेर है, अब पड़े उसके माथे पे बल, अब पड़े उसके माथे पे बल, अल हज़र अल्लामा अल्लामा। तो ये जो नगमगी है, ये जो कवित है, बैठना नाज से अंजुमन अंजुमन, देखना नाज से दास्तां दास्तां, तो ये नगमगी, ये सुनिए साहब शेर। रूप की चांदनी सोज़े दिल सोज़े दिल, रूप की चांदनी सोज़े दिल सोज़े दिल, मौज गंगो जमन साजे जां। अभी मैं बात कर रहा था कि वो अपने देसी उनकी कैरेक्टर्स की, मेथल कैरेक्टर्स की बात, उनका एक शेर है, कृष्ण की बांसुरी से देख सतह जमन शिकन शिकन। इस तरह की कल्पना, इस तरह के तस्वुरात पहले उर्दू शायरी में नहीं किए गए थे। आप कह सकते हैं कि हाँ, नज़ीर अकबरवादी ने तो बहुत हिंदू मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पे बात की है, उनको शामिल किया, लेकिन वहाँ पे वो उसी सब्जेक्ट पे नज़्म कह रहे हैं, वो दिवाली पे या होली पे या उस पे या कृष्ण कन्हैया पे या कृष्ण लीला पे वो शायरी कर रहे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन गज़ल में एक रेफरेंस के तौर पे इन कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करना, ये शायद पहली बार उर्दू शायरी में हो रहा था, और यही मैं समझता हूँ कि फिराक का सबसे बड़ा कारनामा है। उन्होंने जो गज़लें कही हैं, छोटी बहर की भी कही हैं, मजली बहर की भी कही, और कुछ बहुत ही लंबी तवील बहर की गज़लें कही हैं। और एक बड़ी ख़ास बात यह है कि उनकी गज़लों में 2-4 शेर नहीं होते हैं। गालिब के किसी एक वो है नहीं, चलें ऐसी जगह कोई ना हो, मैं सोचता रहता था ये पूरी गज़ल फिर उनका दीवान उठाया तो मालूम है कुल 3 शेर है उस गज़ल में, गालिब में 5 मिल जाएंगे, 8-10 में, लेकिन फिराक की गज़लों में शायद ही कभी 20 से कम आपको जो है अशार मिले। 40 तक मैंने काउंट किए हैं। यस, अच्छा, उन्होंने क्या है, शायद अभी ये परवेश कह रहे थे, लेकिन आपका शेर बाद में मैं फिर वो करूँगा, गालिबो मीरो मुसफ़ी हम भी फिराक कम नहीं। गालिब की शायद बहुत ज़्यादा अज़मत उनके जहन में थी, मीर की बहुत ज़्यादा अज़मत थी, मुसफ़ी की थी। उन्होंने अपनी बहुत सारी गज़लें जो हैं बतर्ज़ मीर और बतर्ज़ मुसफ़ी उन्होंने कही हैं। मैंने खुद मुसफ़ी को नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मीर को चूँकि पढ़ा है तो मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, आप देखिए, आप खुद अंदाज़ा करिए कि वाकई में क्या ये बतर्ज़ मीर है या नहीं है।
इतनी वहशत सबके अच्छी आंखों के। तुम न हिरन हो मैं न शिकारी, दूर इतना क्यों भागो हो। और असली रंग देखिए मीर का, ये देखिए साहब, जाने भी दो नाम किसी का आ गया बातों बातों में, ऐसी भी क्या चुप लग जाना, कुछ तो कहो क्या सोचो हो, क्या सोचो हो। फिराक की शायरी मैं कहूँगा इट इज़ ऑल इनकम्पैसिंग, जितने किस्म के डाइवर्स के थाट्स हो सकते हैं, तख़य्युलात हो सकते हैं, वो सब उसमें मिलेगा। उनकी शायरी का कैनवास बहुत बड़ा है, या यूँ समझ लीजिए कि उनके शायरी का अगर कोई कोलाज बनाया जाए तो उस कोलाज में शायद जो है हज़ारों किस्म की तस्वीरें जो हैं वो आवेज़ा हो सकती हैं। मैंने इस पे बात की कि कैसे इंडियन मेटाफर्स को इस्तेमाल किया गया है और कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इन्होंने, मैंने जैसा कि कहा कि पर्शियन शायरी के कोई संस्कार छोड़े नहीं, उनको उन्होंने त्याग नहीं किया, लेकिन अपने जो इंडियन संस्कार थे उसको उन्होंने शामिल कर लिया और कैसे कैसे लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। जैसे भी कृष्ण और अर्जुन की बात मैं कर रहा था, बांसुरी, मंदिर, गंगा, जमुना, सभा, जुग, हिमालय, वन, संगम, सौगंध, क्या नहीं आपको है, लेकिन कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि ये इसमें ज़बरदस्ती डाला गया है कि आपके ऊपर जो है ये थोपा जा रहा है। इतनी सादगी से वो, या इतनी स्पॉन्टेनियसली वो उसमें आ गया है। इसके एक दो नमूने दूंगा, ये सुनिए शेर तारक भाई। किसी गूंगे का है सपना तो सभा बहरों की, किसी गूंगे का है सपना तो सभा बहरों की, इश्क वो किस्सा है जिसे कौन कहे कौन सुने। किसी, इसमें सभा, मैं इम्फेसाइज करना चाहता हूँ रमेश दीक्षित जी सभा लफ्ज़ को, कि ये अल्फाज देखिए, बाकी सब वो है अपना हिंदुस्तानी, लेकिन सभा लफ्ज़ देखिए संस्कृत का लफ्ज़। एक ये सुनिए साहब, इसमें अर्जुन लफ्ज़ का कैसे इस्तेमाल किया गया, हमारा जो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर अर्जुन है कैसे उसका इस्तेमाल हुआ। उन्होंने रुस्तम और चंगेज़ को, और उनको भी, सोहराब का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अर्जुन भी सुन देख लीजिए। अर्जुन और रुस्तम और चंगेज़ के हिब्बत न पड़े काम, वो इश्क ने अंजाम दिए जिंदा रहे। एक और सुन लीजिए, वन लफ्ज़ का इस्तेमाल। मिल गया तुझको जमाले रुखे रंगीन का चमन, दिले सोजा का ये तपता हुआ वन मुझको मिला। मंतर लफ्ज़ का इस्तेमाल देखिए, मंतर लफ्ज़ का कैसे इस्तेमाल हुआ है। इश्क को जुल्फ़ के अफ़ई ने जहाँ काटा था, अफ़ई इज़ अ पर्शियन वर्ड, मुझे नहीं मतलब मालूम था, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे डिक्शनरी देखी, अफ़ई मीन्स नागिन। हाँ, इश्क को जुल्फ़ के अफ़ई ने जहाँ काटा था, लब ने मारा वहीं फूंक के मंतर अपना। अब ये नल और दमन का रेफरेंस देखिए, वो नज़र नज़र की फसूं करी, वो सुकून की भी है सुखनवरी, तेरी आंख जादू सामरी। देखिए ये पर्शियन है, सामरी जादूगर सामरी, ये फारसी है। देखिए, तेरी आंख जादू सामरी, तेरे लफ फसाने नल दमन। रूप के बारे में इन्होंने क्या कहा है, इन रुबाइयों में मैंने कोशिश की कि मौके से निहायत एहतियात से संस्कृत अल्फाज लाए जाएं और उर्दू की फसाहत में भी बिल्कुल फ़र्क ना आने पाए। कामयाबी व नाकामयाबी का फैसला अहले नज़र पर है। रोमांस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनकी शायरी का, रोमांस। मैं सीधे अभी कुछ शेर इसके सपोर्ट में पढ़ दे रहा हूँ। ये निखतों की नर्म नवी हवा, ये रात याद आ रहे हैं इश्क को टूटे ताल्लुकात, ये बड़ा मशहूर शेर है। दास्ताने इश्क की दोहरा गई तारों भरी रात, कितनी यादों के चिराग जले और बुझे, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और तुझे भूल गए हो ऐसा दिन। क्या रोमांस है, क्या तख़य्युल है, क्या लबे जाना है फिर तबस्सुम रेज, हो गई नब्ज़ कायनात भी तेज। एक और प्रॉपर्टी है अनमैच्ड इमेजरी। जो इमेजरी मिलेगी फिराक में, मैं नहीं समझता, मैंने बहुत पढ़ा है उर्दू, अख्तर शिरानी को भी पढ़ा है, अख्तर उल-इमान को भी पढ़ा है, तमाम पढ़ा है, नज़्में बेइंतहा पढ़ी है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो इमेजरी मिलती है फिराक में वो कहीं और मिलती नहीं। इसीलिए मैं लिख के लाया था अनमैच्ड इमेजरी। सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शब फ़ुरक़त बहुत घबरा रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ। इस पर गौर करिए क्या इमेजरी है। अब इसमें देखिए रोमांस भी है, इमेजरी भी है, और वो रवानगी जो शायरी की है, मोहब्बत अब मोहब्बत हो चली है, तुझको भूलता सा जा रहा हूँ, सितारे जागते हैं रात लट छटकाए सोती है। ये इमेज देखिए, दबे पाँव किसने आके ख्वाबे ज़िंदगी बदला। लेकिन ये शेर सुनिए साहब, इसमें बहुत कुछ है, खासकर पहला मिसरा। मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाज़ जहाँ ने गुजरा है कि जो था।
क्या बात की, क्या बात, मतलब अचानक कहाँ पहुँचा के कहाँ पहुँचा दिया। और एक शेर ही सुनिए जो मैं अभी बात कर रहा था अपनी देसी सब की, दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई, या क्या शेर है, दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चिराग। ये मंदिर और मंदिरों में जो चिराग जो जलता है उसका तस्वुर, और क्या कहें अब हम, सर गौर करिएगा ये शेर, इतना बारीक तखय्युल बहुत कम मिलेगा कि शायरी में। दूर बहुत ज़मीं से पहुंची है एक किरण की चोट, नीम तबस्सुमे खफी रह गई पिस्क बिजलियां। एक मुस्कुराहट, हल्की सी मुस्कुराहट से बिजलियां जो है पिस के रह गई हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है इनकी पोइट्री का, वो मैं मानता हूँ, मेरा अपना ज़ाती पूरा परसेप्शन है, मैं आप जाहिर है हो सकता है आप मुझसे ना इत्तेफाक करें, दैट इज़ मेलैंकोली, अफसुर्दगी, उदासी, तन्हाई, ये इनकी गज़लों के मेजर एलिमेंट है। ये देखिए इसमें इसकी उदासियों भी क्या मंजिलें हैं। फिर वही उदासियां, फिर वही सूनी कायनात, अहले तरफ की महफिलें भी रंग जमा कर रह गईं। आ फरेब रंगबू अपनी शिकस्त आप हैं, बाद नज़ारे बहार बढ़ गईं और उदासियां। उफ ये ज़मीं की गर्दिशें, आ ये गम की ठोकरें, ये भी बख्त खुफ्ता के शाने हिला के रह गईं। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इनकी शायरी का जो मैंने खोजा है वो है डिस्पोंडेंसी। ये अफसुर्दगी से थोड़ा सा जुदा है, रिग्रेट्स, यास कह सकते हैं, महरूमियत कह सकते हैं, तन्हाई कह सकते हैं, लोनलीनेस, लॉस एंड लोनलीनेस भी कह सकते हैं। अरे उखड़ी उखड़ी ऐसी ज़िंदगी, अरे खोई खोई वो ज़िंदगी, मुझे क्या वतन में सुकून हो कि वतन ही आज है बेवतन। मायूसियों की गोद में दम तोड़ता है इश्क, अब भी कोई बना ले बिगड़ी नहीं है बात। कट गई उम्र परस्तारी गुलशन में फिराक, न हुआ पर न हुआ एक गुलेतर अपना। एक एलिमेंट जो और मैंने खोजा है वो है फ्यूटिलिटी। हम बहुत कुछ करते हैं, फिर आखिर में लगता है कोई मकसद नहीं था, इसका बेमकसदगी आप कह सकते हैं। हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, उरूज पे पहुंचते हैं और फिर लौट आते हैं ज़ीरो पे। तो ये उनकी शायरी में एक एलिमेंट मैंने ये भी खोजा। उम्र आवारगी इश्क में जब ख़त्म हुई, जाके उस वक्त खुला हम कहीं आए न गए। सच बता मुझको क्या यूं ही कट जाएगी, इश्क में ज़िंदगी राएगा राएगा। इश्क की ज़िंदगी भी गरज कट गई, गमज़दा गमज़दा शादमा शादमा। दोनों गर्द गुबार मंजिल, सुबह वतन या शाम गरीबा। अब मैं बात करूंगा, वो तरक्की पसंदी का ज़माना था और ये एक बड़ा फैशनेबल था अपने को तरक्की पसंद साबित करना, या ऐसी नज़में कहना, ऐसे अफसाने लिखना, तो पता चले कि हम तरक्की पसंद है। और फिराक भी कोई किसी से कम तरक्की पसंद नहीं थे, लेकिन कभी उन्होंने तरक्की पसंदी का कोई लेबल या कोई बिल्ला अपने ऊपर जो है नहीं लगाया। वो सीधे सीधे रिबेल थे, वो सीधे सीधे नॉन कन्फर्मिस्ट थे। वो महसूस कर रहे थे कि दुनिया में जो है बहुत अच्छा नहीं है, जो सिस्टम है, जो निज़ाम है वो नाकिस निज़ाम है, ये नाकिस निज़ाम बदलना चाहिए। मज़दूरों का एहसास हो रहा है, इस सब को महसूस किया और इसके इस्तेसाल के ख़िलाफ़ भी शायरी की है। और लेकिन कभी अपने ऊपर कोई बिल्ला नहीं लगने दिया और न कभी उन्होंने चीख पुकार मचाई, न कभी कोई चैलेंज किया। माफ़ कीजिएगा, फैज़ की भी मैं बेइंतहा इज्जत करता हूँ, लेकिन फैज़ ने वही तख्त जब तख्त गिराए जाएंगे, तब जब ताज उछाले जाएंगे, इस किस्म की शायरी फिराक ने नहीं की है, जहाँ पे सीधे सीधे वो नारा लगा रहे हों या सीधे सीधे कोई कन्फ्रंटिस्ट अप्रोच हो। वो महसूस कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, इस निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है और करेंगे। इवन मजाज ने भी जो है वो कहा, बोल दी धरती बोल, राज सिंगाफन डावाडोल, यानी यहाँ पे सीधे सीधे कन्फ्रंट, डायरेक्ट एक्शन की बात। फिराक ने इस तरह की शायरी नहीं की, बल्कि फिराक ने जो है मजदूरों के हक में, उनके ग्लोरिफिकेशन में जो है लंबी लंबी नज़में लिखी हैं। और मैं आपको दिखाऊं, धरती का गीत ये जो है, ये अगर आप पढ़िए, परत परत को इस धरती के साथी खोल दिया है किसने, छिपे दफीनों पर कुदरत के धावा बोल दिया है किसने। ये मजदूरों के लिए कह रहे हैं। वन उगवन के हर कांटे से हंसता फूल खिलाया किसने, पत्थर से पथरीले दिल को तप तप कर पिघलाया किसने, इस ऊसर बंजर धरती पर धन का ढेर लगाया किसने, इस भूखी प्यासी दुनिया में हुन पर हुन बरसाया किसने। तो फिराक ऐसा नहीं कोई किसी से कम, कोई प्रगतिशील। नाकिस निज़ाम क्या होता है, वो कहते हैं ऐसी भी नौकरियां हैं देश में अपने, सुना है सर आपने, ऐसी भी नौकरियां हैं देश में अपने, जागीर की जागीर है तनख्वाह की तनख्वाह। हम सब जानते हैं, हम ब्यूरोक्रेट हैं, हम आप ब्यूरोक्रेट, हम जानते हैं
देख रफ्तार इनकलाब फिराक कितनी आहिस्ता और कितनी तेज़। फिराक बात करते हैं इनकलाब की, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ही इज़ एन एथीस्ट, उन्हें मालूम है क्या सही क्या गलत है। हमको धर्म नहीं बताया गया कि क्या सही क्या गलत है, हम खुद तय करेंगे। मेरा ज़मीर तय करेगा कि क्या सही और क्या गलत है। ये सब शेर सुनिए। मेरा इखलाक नहीं है खौफ खुदा का ममनून, है किसी का जो मुझे डर तो वो है डर अपना। ये शेर ये है। वो भी कहते हैं ये निज़ाम बदलना चाहिए। और कैसे शायरी में करें, हम अहले गम ने रंगे ज़माना बदल दिया, कोशिश तो की सभी ने, बंद पड़े की बात। और ये ज़रा देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे बगावत के लिए उकसाया जा रहा है और मुझे बहुत पसंद है ऐसी बगावत। अहले रज़ा में शान बगावत भी हो ज़रा, इतनी भी ज़िंदगी ना हो पाबंद ये रस्मियात। फिराक की शायरी में उदासी है, लेकिन वो डिस्प्रेशन, वो सेनेसिज्म नहीं है जो बहुत सारे शायरों हैं। जैसे उन्होंने कहा आपके फ़ानी बदायूं ने, ज़िंदगी क्या है मर मर के जिए जाने का, इस तरह की शायरी नहीं है। एक और एलिमेंट जो मैंने फिराक की शायरी में देखा है वो चेंज ऑफ टाइम। फिराक महसूस कर रहे हैं कि चेंज हो रहा है और इस चेंज को कोई बदल नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो और बहुत सारा चेंज जो हो रहा है वो अच्छे के लिए, इट इज़ कमिंग फॉर गुड। तो बहुत सारी शायरी जो है उनकी डेडिकेटेड है इस चेंज को, चेंज फॉर गुड। और वो ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये चेंज पसंद नहीं है, लेकिन चेंज ये होना है और नहीं करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान है। ये सुनिए साहब, चेंज किस तरह हर जिंदगी के हर क्वार्टर में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है और इस चेंज को कोई रोक नहीं सकता है और वो खुद भी इस चेंज का शिकार है। सुनिए साहब, ज़मीं बदली फलक बदला मज़ाक़े ज़िंदगी बदला, ज़मीं बदली फलक बदला मज़ाक़े ज़िंदगी बदला, तमद्दुन के कदीम अक़दार बदले आदमी बदला। नई मंजिल के मीरे कारवां भी और होते हैं, पुराने खिज़्र रह बदले वो तर्ज़ रहबरी बदला। फिराक हम नवाए मीर व गालिब अब नए नगमे, वो बज़्म ज़िंदगी बदले वो रंग शायरी बदला। एक एलिमेंट और, फिराक के सामने जब से दुनिया पैदा हुई तब से लेके आज तक पूरी टाइम की हिस्ट्री, मैं कहूँगा अर्थ की हिस्ट्री कह लीजिए, यूनिवर्स की हिस्ट्री उनके सामने थी। वो लगातार सोचते रहते होंगे कैसे इवोल्यूशन ऑफ मैन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, ज़िंदगी कैसे पैदा हुई, इंसान कैसे पैदा हुआ, कैसे धीरे धीरे सिविलाइजेशन कैसे हुई, कैसे स्टोन एज से हम जो है प्रेजेंट सिविलाइजेशन एज में पहुँचे, कैसे इर्तिका कैसे हुआ, क्या हुआ। मेरे ख्याल से फिराक शायद इसको लगातार सोचते रहते हैं। आज जो चीज़ें हम महसूस करते हैं कि साहब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो गैसेस कहाँ पे एक्सपेल होती हैं और ग्लेशियर कहाँ पिघलते हैं और शहर कौन से डूबते हैं, तो ये आपस की जो कनेक्टिविटी है ना, शायद फिराक ने ये भी उस वक्त सोच लिया था जब इन मज़ामीन पे कोई बात भी नहीं करता था। तो मैं चंद शेर सुना रहा हूँ, जो अपनी बात कर रहा हूँ उसके सपोर्ट में चंद शेर सुना रहा हूँ। बीत गए हैं लाख जुग, सूए वतन चले हुए। जुग देखिए, जुग नहीं है, अब पहुंची है आदमी की जात, चार कदम कशां कशां। क्या रंग जमा के उठ गई कितने तमद्दुनों की बज़्म, पता नहीं कितनी तहजीबें, रोमन, ग्रीक, फलाने डिकाने, असीरियन फलाना आई और कैसे मिट गई, क्या हुआ। शायद फिराक एक सब सोचते रहते होंगे। रंग जमा के उठ गई कितने तमद्दुनों की बज़्म, याद नहीं ज़मीन को भूल गया है आसमां। और ये शेर तो खैर इस कदर मशहूर है, इसमें तो मुझे सभी कुछ दिखाई देता है, डार्विन से लेके सब। जो उलझी थी कभी आदम के हाथों वो गुत्थी, आज तक उलझा रहा हूँ। इवोल्यूशन ज़ेर बम से साज खलकत के जहाँ बनता गया, ये ज़मीं बनती गई, ये आसमां बनता गया। कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे चीज़ें बनती गई। सर ज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। पूरी सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब कर दिया कैसे हज़ारों साल में बनी है। और ये सुनिए साहब, ये उससे भी पुरानी बात, सिविलाइजेशन उस वक्त की बात करें जब सिविलाइजेशन थी नहीं। कहते हैं राज़े वजूद कुछ न पूछ, रोज़े अज़ल से आज तक, कितने यकीन चल बसे, कितने गुजर गए गुमा। हर दिन नई थ्योरी आती, नए फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं और 10-20 साल बाद वो पुराने होते हैं, कोई नया फैक्ट है, कोई नई थ्योरी आ जाती है। और साहब जो मैंने भी कहा, वो गैसेस का कहीं एक्सपल्शन हो रहा है, वो कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समंदर में कहीं उछाल आ रहा है और कौन से शहर डूब रहे हैं, यानी कि ये कनेक्टिविटी। तो शायद मेरा सबसे पसंदीदा अगर कोई शेर है तो ये है, यारो बहम गुधे हुए हैं कायनात के बिखरे टुकड़े, एक फूल को जुम्बिश दोगे तो एक तारा कांप उठेगा। एक और प्रॉपर्टी जो मैंने जो फिराक की शायरी में देखी वो है आयरनीज। फिराक साहब को महसूस हो रहा था, एक ऐसा वक्त है जब उनको महसूस हो रहा था कि लोग हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, हम जो ज़बान बोल रहे हैं उसको नहीं समझ रहे हैं, जो हम शायरी कर रहे हैं उसको नहीं समझ रहे हैं।
ये ख्याल महफिल दोस्ता किसी अजनबी का है ये बयां, वो जहां न समझे मेरी जुबां वही किस्मतों से मिला बता। एक आयरनी है कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन हमारे हिस्से में, हमारे किस्मत में वो वतन आया, वो खित्ता आया जहाँ पे लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मेरी ज़बान ही नहीं समझ रहे हैं। फिराक को अपनी अजमत का खुद ख्याल था और होना भी चाहिए, सभी को था, गालिब को भी था। गालिब खुद भी तो कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां, और कितने ऐसे अशार हैं जिसमें गालिब को अपनी अजमत का एहसास है और वो बात कहते हैं, जाने कितनों को रहता है। तो इनको कोई कम नहीं था, ये मानते थे कि जो ये बात कर रहे हैं लोग भले ना समझें लेकिन जो बात कर रहे हैं वो आला दर्जे की कह रहे हैं। और तो ये भी कहते थे कि हम अपने दौर के बहुत बड़े शायर हैं, सबसे बड़े शायर हैं और बाकी कुछ नहीं। और इस अजमत का जो एहसास था इसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिसबिहेव भी अक्सर करते थे, बहुत ज़्यादा रूडली बात भी करते थे, बहुत ज़्यादा तंज वगैरह भी करते थे। कुछ मैंने शेर निकाले हैं जहाँ पे वो खुद अपनी अजमत की बात करते हैं और आप बड़बोलापन कह सकते हैं, हालांकि मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन हर जो अजीम इंसान है उसको अपनी अजमत का एहसास होता है, वो जानता क्या है, वो अपना सेल्फ इवोल्यूशन जानता है, भले उसको कोई दूसरा नंबर देना दे वो अपने को नंबर देता है। ये सुनिए कुछ शेर। शाम ही से गोश बर आवाज़ है बज़्म सगुन, कुछ फिराक अपनी सुनाओ कुछ ज़माने की कहो। यहाँ पे खुद कह रहे हैं फिराक मतलब इतने बात कहो, ज़माने की कहो। आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था। बहुत अच्छा शेर है और उसमें उन्होंने अपनी अजमत का पूरी तरह से, हालांकि ज़ाती तौर से मेरा अपना मानना ये है, ये अंग्रेज़ी की एक नावल मून एंड द सेक्स व्हेन सोमरसेट मॉम की, उसका 2 कैरेक्टर डायलॉग बोलते हैं, कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होके ये सहारा लिया गया है। खैर एनीवे मैं उनको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ उनकी अजमत को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और गालिब व मीर व मुसफ़ी हम भी फिराक कम नहीं, वो कहते हैं। और ये अपने बारे में क्या कहते हैं वो इसमें इन्होंने लिखा भी है, नमाज शायरी है और इमाम फ़न फिराक है। अगर उसको शायरी मान लें तो इमामत फिराक साहब कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, इमामत हम कर रहे हैं। रुको व सजूद ज़ीरो बम है सौतियात के। फिराक की शायरी का जो मेन एलिमेंट है वो सौतियात है, वो फोनेटिक्स है। किस कदर उसमें मतलब एस्थेटिक जो होती है वो सिर्फ चेहरे की या कुदरती मनाजर की नहीं होती, वो अल्फाज की भी होती है। आने वाली नस्लों को कुछ नगमे देकर उठ जाऊंगा, बार बार गाएंगे जी न भरेगा जी न भरेगा। और आखिर में वो क्या कहते हैं, हम सब बोलते हैं फला आदमी जो है ना, ही इज नॉट ए पर्सन, ही इज एन इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ। वो खुद अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं हूं फिराक खुद ही लाख अंजुमनों के अंजुमन। मैंने कहा था उदासी एक मेन एलिमेंट है इनकी। एक इनकी लंबी गजल है जिसका काफिया रदीफ है बड़ी उदास है रात। भाई 5-6 सिर्फ शेर पढ़ूंगा, ये बड़ी मशहूर गजल है। गजल के साज उठाओ बड़ी उदास है रात, बहुत आप लोगों ने सुना होगा। गजल के साज उठाओ बड़ी उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात। नवाए दर्द में एक ज़िंदगी तो होती है, नवाए दर्द सुनाओ बड़ी उदास है रात। उदासियों के हमराज हम नफस थे कभी, उन्हें न दिल से भुलाओ बड़ी उदास है रात। कहें न तुमसे तो फिर और जाके किससे कहें, स्याह जुल्फ के सायो बड़ी उदास है रात। ये सुनिए शेर, दिए रहो यूं ही कुछ देर हाथ में हाथ, अभी न पास से जाओ बड़ी उदास है रात। कोई कहो ये ख्यालों से और ख्वाबों से, दिलों से दूर न जाओ बड़ी उदास है रात। और ये सुनिए, कोई शुमार भी रखती हैं जुल्मतों की तहें, कोई शुमार भी रखती हैं जुल्मतों की तहें, बताओ गम की घटाओ बड़ी उदास है रात। यगानगी हो कि दीवानगी हो सब धोखा, यगानगी हो कि दीवानगी हो सब धोखा, सुनो सब अपने परायो बड़ी उदास है रात। समेट लो बड़े काम की है दौलत गम, इसे यूं ही न गवाओ बड़ी उदास है रात। और लास्ट ये शेर सुनिए दीक्षित जी, इसी खंडहर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इसी खंडहर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है। आपकी बातें सुन के मुझे खामोश होना इसलिए पड़ा है कि मैंने दूसरी तरह से फिराक को देखा है। इस तरह से मैंने फिराक को कभी नहीं देखा। मैं सच कहूँ और आप बुरा ना मानिएगा कि फिराक एक अजीब किस्म का आदमी था। अजीब लफ्ज़ पे गौर किए, जिसने अपने को बदनाम करने में शोहरत हासिल की है, उस शोहरत से अपने को मशहूर किया।
उस शोहरत से अपने मशहूर किया। हम जितनी बुरी बातें, जितनी बदकारियाँ, जितनी गलत बात सुनते हैं, वो सब फिराक साहब ने खुद कही और खुद उसको मशहूर कराया। ये अजीब शौक़ था उनका। वो अपने तौर तरीक़े से कुछ ऐसा एहसास दिलाना चाहते थे कि उनको लोग चौक पूछे भाई कौन साहब हैं। आप देखिए नौजवानों में बहुत मशहूर है वो। क्यों मशहूर है? इसलिए कि वो अपनी जो ख़ास बातें थी वो उनसे ख़ास तौर से बताते थे, वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ थे। एक लड़के ने सुना, उसे कहा 10 को लेकर अब चलो फिराक लो। आखिर उम्र में ये सूरत हाल हो गई थी कि फिराक साहब जिस मुशायरे में जाते थे मुशायरा नाकाम हो जाता। ये उनका शौक़ था, ऐसी बातें करो कि बदनामी हो और बदनामी से भी इज्जत हो। उनको मालूम था कि आदमी की शोहरत जो है वही उसको मकबूलियत अता करती है, वो इसको ज़िंदा रखती है। वो समझ इस तरह की बातें उनसे इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि वो अपनी शायरी से ज़्यादा इन चीज़ों में मशहूर हो रहे हैं। आपने उनका मुताला किया, बहुत खुशी हुई मुझे कि कम से कम कोई एक ऐसा आदमी तो जो हर तरह से पढ़ करके आया है। लेकिन इतने अजीम शायर नहीं थे फिराक कि वो कि उनका मुकाबला हो चुका है फैज़ से। उनका हमासुल था, जोश। मैंने यही कहा कि मैं कह रहा हूँ आम तौर से ख्याल जो है, जोश बहुत बड़ा शायर था, लिसानुल असर था। उसके आगे कहा जाता था अल्फाज हाथ बांधे खड़े रहते हैं, वो जो बोलता तो उससे डिक्शनरी बनती थी। फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी ये सब चीज़ें तो बहुत माम थी। और उनके साथ उनका हम असर जो था उसी गोरखपुर में था, अहमद सिद्दीक मजनू गोरखपुरी, वो प्रोफेसर था इंग्लिश का। उन्होंने अपनी शख्सियत को अपनी बदनामियों से बहुत मशहूर मुस्तहकम करने की कोशिश की। ये भी एक तरीक़ा है। तो बहुत अच्छा, एक तो तफसील से आपने जो बयान किया और उनके हर एस्पेक्ट को लिया, इससे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं कहूँगी, जैसे कुछ उनकी उस तरह की, मेरी याददाश्त बहुत ख़राब है इसलिए मैं थोड़ा सा कह दूँ कि जैसे उस तरह के कुछ हैं, जैसे एक मुझे याद आ रहा था जब आप पढ़ रहे थे कि बात जिसमें लेन देन की हो वो तो बनियों का इश्क है प्यारी। इस तरह की जो उनकी कुछ शरारती सी, कुछ उस तरह की जो उनकी चीज़ें हैं, उन पर भी अगर चर्चा होती तो बेहतर रहता। एक चीज़ ये। और दूसरी बात आपने जो कहा कि हिंदुस्तानी है तो फिराक साहब जी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो भी शायर है यहाँ का, हिंदुस्तान की ज़मीन का और बड़ा शायर, उस पर हिंदुस्तान का असर पड़ा ही है, चाहे वो गालिब हो चाहे मीर हो। और जब गालिब ये कहते हैं कि क्या ढूंढता है वो खाक में क्या ढूंढ रहे हो, जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा। तो ये टिपिकल, ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही शायर कह सकता था, क्योंकि जलाने की जी जलाया तो हिंदुस्तान में ही जाता है ना, तो ये हिंदुस्तानी शायर ही कह सकता था। या जो मीर कहते हैं कि खींचा कशका, हाँ जी कब का तर्क इस्लाम किया। तो ये मेरा ख्याल है कि ये फिराक साहब उसी परंपरा पे आगे बढ़ रहे हैं। जी। और दूसरी बात ये है कि जो रूप उनके रुबाइयों की है, तो उसमें टिपिकल कुछ जो इस तरह के हैं, वो मैं कहूँगी कि हिंदू उसके हैं, मतलब जी वो श्रृंगार रस की है, लेकिन उसमें वो आप हिंदू हो पाएंगे। जैसे कि दिया जल रहा है, जैसे कि आरती उतारी जा रही है, जैसे कि तुलसी का पेड़ है, ये सारी चीज़ें हैं। जी, मुझे बहुत अरसे से, बरसों से मैंने फिराक को नहीं पढ़ा, किसी को भी नहीं पढ़ा, बहुत और चीज़ों में मसरूफ़ रही, लेकिन फिर भी जो यादें में रहता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वो रूप उस तरह की चीज़ है और वो बाई आपने बताया। जी, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जब हम फिराक साहब को कहते हैं, और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी, जब फिराक साहब की कई चीज़ें जो बहुत ऑफ कोटेड हैं, जैसे वो दिल को कई कहानियाँ ना, हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं, ये बहुत बार लोगों को नहीं याद होता है कि ये फिराक साहब का है, लेकिन वो उसको कोट करते हैं, ख़ास तौर से पुराने दोस्त जब आप एक दूसरे को खत किताबत करते हैं, या मुहावरे के तौर पे, या जैसे वो जो जी थी कभी आदम के हाथों वो गुत्थी आज सुलझा रहा हूँ, जैसे मजरू सुल्तानपुरी का ये है, हमको कभी नहीं पता था, और हम लोग अक्सर अपने भाषणों में भी उसको कोट करते थे कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, बाद में पता चला कि वो मजरू साहब है। तो इनका भी वो जो आवाम, वो जो काफिले आते गए और बस्तियाँ बस्ती, जी, ये मतलब जब भी कभी हम इस तरह की बातों का खंडन करना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ कुछ लोगों का ही हिंदुस्तान है और बाकी लोग बाहर से आए हैं, तो मैं ये इस शेर को कोट करती हूँ, मैं कहती हूँ जनाब आप भी कहाँ से आए हैं,
हम भी कहाँ से आए, हम सभी कहीं ना कहीं से आए हैं। और बस्तियाँ बनती गई तो उसको हम अपना ही एक इजारेदारी करें और बाकी को कहें कि बाहर से, ये बहुत गलत बात होती है। जब हम फिराक के बारे में बात करते हैं, कुछ ही शायर ऐसे रहे हैं और राइटर्स भी जो हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी, जंग आज़ादी में शामिल रखा जा रहा है। उस दौर में जब जंग हो रही थी वो तो एक तरह से उन्होंने तो हुकूमत के साथ बकायदा संबोल लिखा ही उन्होंने टू डिफेंड ब्रिटिश एम्पायर। मगर फ्रीडम मूवमेंट के जो दो बड़े शायर हुए हैं, दुश्मन आबादी और फिराक, ये जानते हैं। रही बात फिराक गोरखपुरी के साथ ये भी गौर करना चाहिए, उनके इस शेर का चर्चा नहीं हुआ, उनसे ज़्यादा होना चाहिए था कम से कम। इन कफस की तीलियों से छल रहा है मुल्क का कुछ फजा, हसरत बर्बाद की बातें, हसरत बर्बाद की बातें। जेल में लोग हैं, बंद हैं, आज़ादी लड़ाई चल रही है, वो सख्त वो हौसला दिलाती है कि आप हैं और हसरत बर्बाद की बात की जाए। ये तसव्वुर है उनका फिराक गोरखपुरी का। एक बात जरूर है, उदासी उनके यहाँ बहुत ज्यादा है। ये पूरी आपने इतनी लंबी गजल पढ़ी ही, और वो भी है शाम की धुआं धुआं हो उदास उदास, इनको कई कहानियां। तो कई बार शाम में किसी को ढूंढती हैं, आज भी फिराक वैसे तो जहां में कोई कमी नहीं। तो उदासी भी है, अकेलापन भी है, एट द सेम टाइम पूरे हिंदुस्तान की जो रवायत है, पूरी जो परंपरा है यहाँ की प्लुरलिज्म, जिसे हम बहुलता कहते हैं, प्लुरलिज्म कहते हैं, उसका अगर कोई एक शायर है वो फिराक गोरखपुरी है। और ये बात ये बार बार कहना किसी का मुल्क नहीं है, सब यहाँ पर आए हैं, बाकी आते गए बसते गए। अगर वो आगे न बसते कारवां तो हिंदुस्तान नहीं बनता। हिंदुस्तान का बनना यानी हिंदुस्तान के बनने में जो बाहर से आते गए, कोई कभी आया कोई कभी आया, आज पहले आ गए कुछ लोग बाद में आए, सब के सब बाहर से आते गए, खाली जमीन आए बसते गए। ये जो फिराक का लेवल है उससे हमें आगे ज्यादा बात करनी चाहिए। आज जब हिंदुस्तान में बड़ा हमला हो रहा है केवल मेजॉरिटेरियन कहना चाहिए सेंटिमेंट का, वहाँ फिराक हमारे लिए एक आइकन बन के आता है जो हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म की बात करता है, प्लुरलिटी की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो कभी होंगी जो महफिल में, मगर मैं आपको दोबारा बात देता हूँ, मैं बहुत दिनों बाद में करना चाहता हूँ। फिर मैं थोड़ी एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये भी शायद बाद में झगड़े की बात बन जाए, इसमें अच्छा लगेगा। जो लोग केवल उर्दू शायरी या उर्दू जुबान की बात करते हैं, उन्हें एक किताब पढ़नी चाहिए, फिराक गोरखपुरी, उर्दू भाषा और साहित्य। वो हिंदी अकादमी ने छापी थी, यहाँ पर संस्थान है। उस फिराक गोरखपुरी ने अपने वक्त से पहले के वो बात के शायरों के बारे में, उर्दू प्रोज के बारे में फिराक लिखते हैं कि हज़रत इकबाल, अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई शायर नहीं, दुनिया का बड़ा शायर मानते हैं। और ये भी और साथ ये भी कहते हैं, वो साथ ये भी कहते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी जो है जमहूरियत के खिलाफ। दो लोग ऐसे शायर हैं जो जमहूरियत के खिलाफ हैं, एक इकबाल और एक अकबर इलाहाबादी साहब, वो जमहूरियत से परेशानी है। और ये भी कहते हैं कि इकबाल साहब की शायरी में तो फासिज्म है, फासीबाद किए गए वो, और कोट करते हैं बाकायदा, ये भी है। तो दोनों चीजें हैं। तो तमाम चीजें एक ही कटघरे में चीजें फिटिंग होती हैं। जो शायर लिखता है तो तमाम तरह के शेड्स होते हैं। जैसे मैंने कहा फिराक के यहाँ अकेलापन भी है, उदासी भी है, धुआं भी चीजें लग रही हैं, और हौसला भी है, हौसला बुलंदी बातें भी हैं। तो मुझे टोटलिटी में देखने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे लगता है। उनकी बहुत बड़ी खासियत थी अक्खड़ी मिजाज जो था, कि जैसे अभी रमेश सर ने जिक्र किया कि उनकी जवाहरलाल नेहरू से दोस्ती थी। तो एक बार इलाहाबाद में कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू स्पीच दे रहे थे, तो शायद वो कोई इंसिडेंट बताना चाह रहे थे, तो एक डेट उन्होंने बताया, वो डेट शायद उन्होंने गलत बता दिया। तो अब मजमे में जो लोग बैठे थे उसमें से एक साहब उठे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये वाक़या उस वक्त का नहीं है, आपने डेट थोड़ा गलत बताई है। तो फिराक साहब को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, वो फ़ौरन उठे और उन्होंने कहा साहब यू आर द क्रेमर ऑफ द हिस्ट्री एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ द हिस्ट्री। आप हिस्ट्री रटते हैं और ये हिस्ट्री रचते हैं। ये उनकी मतलब एक बेबाकी थी। और एक बार इलाहाबाद में ही जब वो रहते थे तो नगर निगम वाले उनके घर आए और उन्होंने कहा कि फिराक साहब मैं कटरा चौराहे पर आपका एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ, एक तस्वीर वहाँ पे बुत बनाना चाहता हूँ,
फराक साहब बहुत गुस्सा हुए, कहने लगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमारे घर आए। अब वो नगर निगम वाले बिल्कुल घबरा गए कि भाई हम तो इतना बड़ा इनके लिए ऑफर लेके आए हैं और ये गुस्सा हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा फ़ौरन उठिए, आप फ़ौरन उठिए और मेरे घर से बाहर जाइए। वो दरवाजे तक गए तो कहने लगे भाई आप वजह तो बताइए अपनी नाराज़गी की कि किस वजह से। कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो कि जीते जी मेरी तस्वीर के ऊपर कबूतर बैठे और वो बीट करे, तुमको ये पसंद आएगा? तो ये उनकी बेबाकी थी। बस इस बेबाकी के बाद में उनकी एक नज़्म जो मुझे बहुत पसंद है मैं सुनाना चाहती हूँ कि कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम, कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम, उस निगाहे आशना को क्या समझ बैठे थे हम। रफ्ता रफ्ता गैर अपनी ही नज़र में हो गए, रफ्ता रफ्ता गैर अपनी ही नज़र में हो गए, बाहरी गफलत तुझे अपना समझ बैठे थे हम। होश की तौफीक भी कब अहले दिल से हो सकी, होश की तौफीक भी कब अहले दिल को हो सकी, इश्क में अपने को दीवाना समझ बैठे थे हम। गजल है या कोई देवी खड़ी है लट चिटकाए, ये किसने गेसिए उर्दू को यूं संवारा है। उर्दू अदब में मेरे नज़दीक फिराक गोरखपुरी साहब का ये शेर बजाते खुद फिराक साहब की अहमियत का तमाशा है। वो कहते भी हैं, मेरे घुट्टी में पड़ी थी हो के हल उर्दू ज़बान, जो भी मैं कहता गया उसने बयां बदला गया। फिराक साहब का कलाम महज कलाम ना होकर मेरे नज़दीक किसी ज़हीन, शोख और महकते आंचल की सफर आ रहा है, जिसने बड़े जतन और नाज से शेख साहिबान से तहजीबी दहलीज तक आने की इजाज़त तो ले ली हो, मगर इस शर्त के साथ कि अहले खाना का पासा अदब कायम रहेगा। जरा देखें, लहरों में खिला कवल नहाए जैसे, दोशीज़ाए सुबह गुनगुनाए जैसे, ये रूप, ये लोच, ये तरन्नुम, ये निखार, बच्चा सोते में मुस्कुराए जैसे। हम्माम में ज़ेरे आब जिसमें जाना, हम्माम में ज़ेरे आब जिसमें जाना, जगमग जगमग ये रंग व बू का तूफान, मलती है सहेलियां जो मेहंदी रचे पाँव, तलवों के गुजरी है चेहरों से आया। हिंदुस्तानी अदब साहित्य में रूमानियत और रूहानियत जिस तरह से यकजा होकर एक अलौकिक संसार रचते हैं, उर्दू ज़बान में शायद पहली बार फिराक साहब ने ही नफ्सियाती पहलू लाकर उसमें हकीकत के रंग भर दिए थे। कहते हैं ना कि सबसे असर अंदाज शायरी दुख की होती है, दर्द की होती है। वो है ना, आह से उपजा होगा पहला गान। फिराक की शायरी में भी उदास शाम और रातों का जिक्र, हिजरो विसाल की फिक्र उन रूहानी बुलंदियों तक लेके जाता है जिससे उर्दू अदब करीब करीब उनसे पहले तक अछूता था। बेशक इसके पीछे जुनूब हिंद की वो तहजीबी, तख्लीकी, माशरे और मजहबी वजूहात कारामद थे, जिसमें पल बढ़कर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी बनते हैं। उनसे पहले फलती फूलती गंगा जमनी तहजीब के जादू से राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम गाथाएं गा गाकर तो कितने ही मुस्लिम कवि अवधि ब्रज के माध्यम से जन जन और मन मन तक पहले ही अपनी पैठ बना चुके। अब बारी थी उर्दू में उसकी नजाकत के एतबार से हुस्न इश्क को रूहानी वजाहत हासिल हो, वो भी बिना किसी मजहबी दखलंदाजी के। फिराक अपने कलाम में इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं और इस तरह वो हुस्न इश्क को कम से कम अदब और जिंदगी में एक बामानी शऊर देते हैं और एक बैनुल अक़वामी पहचान भी। फिराक साहब को जानने की कोशिश में उनके कलाम से गुजरने में एहसास होता है कि वो बात इश्क भले ही करते हों मगर हैं हुस्न परस्त। वो हुस्न जिसे देखने का नजरिया तो है उनके पास मगर नजर नहीं। बतौर इंसान ये उनकी कमी हो सकती है मगर अदीब के तौर पर उनकी एक कामयाबी जो कई जमाने तक सर चढ़कर बोलेगा। वही जो बात अभी हो रही है कि फिराक जाती तौर पर जितनी उलझी हुई शख्सियत नजर आते हैं उनके कलाम में उतनी ही शाइस्तगी और नफासत पाई जाती है। खुरदरे अल्फाज को बोलने से भी कभी परहेज न करने वाला शख्स जब अपनी रौ में नाजुक मिसरे उठाता है तो फूलों की पखुड़ियों की धार भी देखते बनती है। वो बज़ाहिर जितने अक्खड़, अड़ियल और तुनक मिजाज हैं अपने कलाम में उतने ही सुघड़, सरल और असरअंदाज हैं। ऐसा नहीं है कि हुस्न और इश्क का ये शायर देश और दुनिया से बेगाना रहा हो। जिस तरह के वो आलिम थे
साथ ही साथ जंग आज़ादी के रहनुमाओं बिलखुसूस पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी भी फिराक साहब हिंदुस्तानी नहीं सारे आलम के शहरी होने के अपने फराइज को भी समझते थे और कहते थे, कहां से आ गई दुनिया कहां, मगर देखो कहां कहां से अभी कारवां गुजरना है। हम वहां हैं जहां अब अपने सिवा एक भी आदमी बहुत है मियां। हुस्न परस्ती इश्क की राहों से गुजरकर रूहानियत की मंजिलों तक ना पहुंचे तो तकमील नहीं हो सकती। शायर फिक्र फिराक उससे कहां फरार हो सकता है। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। अब दुनिया थी रह गुजर तो कदम मारना था सहल, दुनिया थी रह गुजर तो कदम मारना था सहल, मंजिल हुई तो पांव की जंजीर हो गई। जिसमें हो याद भी तेरी शामिल, हाय उस बेखुदी को क्या कहिए। और फिर जैसा कि खलील जिब्रान कहते हैं कि अगर तुम्हें खुदा से इश्क है तो ना कहे खुदा मेरे दिल में रहता है, बल्कि कहे मैं खुदा के दिल में रहता हूं। फिराक साहब कहते हैं, मैं तो ये नहीं कहता कि बशर दावाए खुदाई कर बैठे, मैं तो ये नहीं कहता कि बशर दावाए खुदाई कर बैठे, फिर भी गमे इश्क से इंसान में कुछ शान खुदा आ ही जाती। फिराक साहब की उर्दू से मोहब्बत अक्सर हिंदी के लिए उनकी नापसंदीदगी तस्लीम की जाती है, मगर उर्दू में हिंदी के खूबसूरत लफ्जों के अपशा को जिस तरह से उन्होंने शामिल किया है, उससे उर्दू की चमक और बढ़ गई। किस प्यार से दे रही है, किस प्यार से दे रही है मीठी लोरी, हिलती है सुडौल बाहें गोरी गोरी, माथे पे सुहाग आंखों में रस हाथों में, बच्चे के हिंडोले की चमकती डोरी। आंगन में सुहागनी नहा के बैठी मेजरी के आंगन में सुहागनी नहा के बैठी हुई, रामायण जानुओं पे रखी है खुली, जाड़े की सुहानी धूप खुले गेसू की, परछाई चमकते सफे पर पड़ती। उर्दू जबान के हवाले से गंगा जमुनी तहजीबी संगम में फिराक साहब वो सरस्वती हैं जो दिखाई नहीं देते मगर संग रहते हैं और बहते हैं। ताज्जुब नहीं कि इस हिंदुस्तानी तहजीब में सरस्वती ही इल्म है। फिराक क्या है, खुद समझिए। फिराक साहब जब अपने बिस्तर मर्ग पे थे तो उस दौरान के अखबारात की कटिंग मेरे पास इंग्लिश पेपर्स के ख़ास तौर पे काफ़ी मौजूद हैं, जिसमें वो जो सियासतदान उनसे मिलने के लिए आते थे तो उनसे वो सिर्फ एक बात कहते थे कि मियाँ उर्दू ज़बान को बचा लो, इसको सियासत का रंग मत दो, सियासत को अलग रखो उर्दू से। जो भी मिलने आता था उससे वो यही दरख्वास्त करते थे।